क्यों बढ़ती है महंगाई? कौन कंट्रोल करता है इसको? महंगाई घटाता क्यों नहीं जब महंगाई पता है कि बढ़ रही है, लेकिन कौन घटाएगा इसको? अच्छा, क्या होता है रेपो रेट? बहुत सुना होगा, आरबीआई का रेपो रेट बढ़ा दिया, घटा दिया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ट्रंप चाचा जो आए हैं, टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं। ये टैरिफ वॉर का असर मिडिल क्लास की जेब पर क्या हो सकता है, क्या पड़ सकता है, और कैसे इसकी समझ डेवलप की जा सकती है। डॉलर की भैया चल रही है उड़ान और रुपया हो रहा है धड़ाम, तो इसका असर मिडिल क्लास पर क्या पड़ेगा। साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे कि आरबीआई क्या कर सकता है इन सब में, और आरबीआई का रोल क्या है। तो आज हम पैसे के बारे में डीप मंथन करने वाले हैं। ये जो महंगाई एक सब्जेक्ट है जिसकी समझ आम आदमी को ना के बराबर होती है। महंगाई सिर्फ कष्ट के रूप में आती है कि भैया महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन ये क्यों आती है, इसका समाधान क्या हो सकता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई, सरकार, या हम खुद, या कोई और। ये चीज आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। मजा आएगा आपको। इस टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करके आज समझाने वाला हूं, इतना सिंप्लीफाई करके आपको एक बार में समझ में आएगा और मजा आएगा आपको समझने में। सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि महंगाई दर में बढ़ोतरी जो हुई है, कितनी हुई है और कहां कहां होती है। देखो, दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल महंगाई होती है, एक होलसेल महंगाई होती है। रिटेल महंगाई क्या होती है? हम जहां पर सीधा खरीदारी करते हैं, चावल, दाल, मंजन, टूथपेस्ट जैसी चीजें हम खरीदने जाते हैं, पता चले 100 रुपए की मिल रही थी, 106 रुपए की हो गई, 110 रुपए की हो गई, वो रिटेल महंगाई हो गई। होलसेल महंगाई क्या होती है? अगर टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट को जो रॉ मटेरियल वगैरह जो कंपनी प्रोवाइड करा रही थी, उसको रॉ मटेरियल महंगा मिलने लग गया, तो कल को वो हमारा भी तो टूथपेस्ट का दाम बढ़ा देगी ना। लेकिन वो बढ़ने में समय लगेगा। आज उसको रॉ मटेरियल मिलने में महंगाई हो रही है, तो 3-4 महीने वो माल बनाएगा, तो 3-4 महीने बाद हमारे पास माल पहुंचेगा। तो उसके लिए आज महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारे लिए 3 महीने बाद बढ़ेगी। ठीक, लेकिन बढ़ेगी जरूर अगर उसके लिए बढ़ी है तो। एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा यहां पर ले लिया, सरसों का एग्जाम्पल। अब जैसे हम खाने का तेल, सरसों का तेल होता है, पीछे सोच लो, अगर सरसों महंगा हो गया तो क्या तेल महंगा होगा? बिल्कुल महंगा होगा। सरसों महंगा हुआ आज, तो हो सकता है कि तेल जब तक आएगा हमारे पास 2-3 महीने, 4 महीने बाद महंगा हो। तो एक होलसेल महंगाई, एक रिटेल महंगाई, हमारा पाला दोनों से पड़ता है। रिटेल से डायरेक्टली पड़ेगा, होलसेल से इनडायरेक्टली पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कितनी है रिटेल और होलसेल महंगाई, क्या रेट है उसका, जरा समझाता हूं। सर, रिटेल महंगाई दर जो है इस वक्त 6.2% है, जो कि हाईएस्ट है पिछले 14 महीनों में। ये रिकॉर्ड हाई पर है, सबसे ज्यादा महंगाई है। अच्छा, पहले ये समझिए कि इस 6.2% का मतलब क्या है। इस 6.2 का मतलब ये है कि कोई चीज अगर आप 100 रुपए की आज खरीद रहे हैं, वो 6.2% ज्यादा महंगा हो गया, तो अब अगले समय या अगले साल या अगले महीने जब भी महंगाई बढ़ी, आप उसी चीज को खरीदने के लिए 106 रुपए पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेट्रोल की कई बार बात करता हूं। मैंने 2002 में बाइक चलाना सीखा था। उस समय मैं 28 रुपए 27 रुपए लीटर पेट्रोल भराया करता था, और आज उसी 1 लीटर पेट्रोल को भराने के लिए हमें 100 रुपए के आसपास देना पड़ता है। चीज वही है, क्वांटिटी उतनी है, पैसा उसके लिए हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। ये होता है महंगाई। ठीक, अच्छा, रिटेल तो ये है, और होलसेल महंगाई का दर जो है पिछले 4 महीने में ये रिकॉर्ड स्तर पर है, 2.4% ये पहुंच गया है। मतलब महंगाई का जो दौर है भैया, अभी हाईएस्ट पर हम चल रहे हैं पिछले 14-15 महीनों में। ठीक, अक्टूबर महीने महंगाई का आंकड़ा देख लिया हमने। अच्छा, बढ़ती महंगाई परेशानी बन सकती है आरबीआई के लिए। क्यों आरबीआई के लिए, क्यों? अच्छा, बताता हूं। आरबीआई क्या है आपको पता है ना? सभी बैंकों का माई बाप, इतना तो पता है। सभी बैंकों के लिए जो पॉलिसीज, रूल्स या देखरेख उनकी जो करती है, वो आरबीआई करती है। ठीक, अब होगा क्या, आरबीआई मजबूर हो सकता है कुछ कदम उठाने के लिए। अब किसी देश में इतनी महंगाई अगर बढ़ेगी तो आरबीआई को कुछ तो करना पड़ेगा। आरबीआई क्या कर सकता है? रेपो रेट चेंज कर सकता है। अब ये रेपो रेट क्या होता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। रेपो रेट होता क्या है और इसके चेंज से होता क्या है, तो इसको मैं भी छोड़ रहा हूं, आगे समझेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने के लिए बोल दे, क्योंकि आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये कह सकती है कि भैया हो सकता है कि तुम माल जो है ज्यादा बाहर भेज रहे हो, प्याज बहुत बाहर भेज रहे हो, और प्याज की अपने देश में बहुत ज्यादा जरूरत है, तो एक काम करो, एक्सपोर्ट रखो, पहले अपने देश में पूर्ति करो। या फिर बाहर अगर भेजना है तो 100 रुपए का भेज रहे थे, 110 का भेजो, आप पैसा चाहिए हमको।
तो ये सब आरबीआई चीजें कर सकती है। ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को आरबीआई दे सकती है। ठीक है, तो ये महंगाई को कंट्रोल, महंगाई को इधर उधर करने के लिए आरबीआई एक्शन समय समय पर लेती रहती है, जो आम आदमी को पता नहीं चलता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, इतना आ रहा है। अगली बात, देश की अर्थव्यवस्था देश की धरोहर होती है सर, अर्ध नहीं, अर्थव्यवस्था। कैसे? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जिन लोगों को भारत पे गर्व नहीं है, अरे इससे अच्छा हम वहां रह के रह लेंगे। सर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, हमारा भारत। 2030 तक पूरा टारगेट है कि ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, 10 ट्रिलियन डॉलर की। अभी कितना है? अभी सिर्फ ये 3 ट्रिलियन से ज्यादा के आसपास का है, लेकिन 10 ट्रिलियन ये जा सकता है 2030 तक। जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, बन सकती है। इकोनॉमी चलाने और बढ़ाने का काम देश की सरकार, उद्योग यानी बिजनेस, इसके काम करने वालों का होता है। यानी कि जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन, सरकार, ये सब चीजें आप देखते हो, पॉलिसी मेकर, रूल मेकर, ये सब बेसिकली इन सब पर डिपेंड करता है कि देश कितना आगे जा सकता है। इकोनॉमी को सहज रखने के काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी लाइन नहीं समझ में आई होगी, अभी समझाऊंगा, आरबीआई का रोल आपको डिटेल में समझाऊंगा। इकोनॉमिक पॉलिसी में थोड़ी सी गड़बड़ी देश का बंटाधार हो सकता है, इस लाइन को जरा समझिएगा। एक साउथ अमेरिका का देश है वेनेजुएला। वहां पे हाल कुछ ऐसा था कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि क्रूड ऑयल का भंडार था उनके पास। क्रूड ऑयल समझते हो ना, कच्चा तेल। कच्चा तेल से क्या होता है? कच्चा तेल से सारे तरह के पेट्रोल, डीजल वगैरह जो आप देखते हो ये बनाए जाते हैं। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, आप पेट्रोलियम जेली वगैरह जो लगाते हैं, वैसलीन वगैरह जो ठंडा में ऐसा करके लगाते हैं, वो सब चीजें क्रूड ऑयल से बनता है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो जिस देश के पास क्रूड ऑयल का भंडार है, तो समझो कितने कस्टमर, कितने देश उसके पास आएंगे कि भैया हमको दो। तो ऐसे ही चल रहा था, वो भंडार ग्राहक पे ग्राहक है उनके पास, तो बाल बेचे जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं। हो गई इनकी आदत खराब। अब आदत खराब होने की वजह से एक समय आया, प्रोडक्शन वगैरह में गड़बड़ी आई, डिमांड कम हुई। अब अच्छा, क्रूड ऑयल, एक डेटा ये है कि 17% था इस देश का, पूरी दुनिया में जितना क्रूड ऑयल मिलता था 17% तो सिर्फ इस देश के पास था, इतनी बड़ी क्वांटिटी में। अब इनकी आदत खराब हुई, पैसा कमाने का लत लग गया। अब ऐसा आप समझो कि कोई आदमी लाख रुपए महीना कमा रहा था, लेकिन अब उसके लाख रुपए रोज की इनकम होने लग जाए तो आदत बिगड़ेगा ना, लाइफस्टाइल बदलेगा, ज्यादा कमाई की आदत पड़ गई। लेकिन कंडीशन बदले, कुछ माहौल बदला, उसका धंधा पानी खराब हुआ, पता चले महीने का वो 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा। अब वो क्या करेगा? क्या कर सकता है? या तो वो मेहनत करेगा सही तरीके से और समय लगेगा लेकिन उसमें बहुत, या फिर 2 नंबर के काम में घुस जाए। पैसा चाहिए ना उसको, तुरंत कहीं चोरी चकारी डकैती 2 नंबर के काम में घुस जाए, क्योंकि इंस्टेंट पैसा चाहिए उसको। हालांकि इसको 2 नंबर का काम तो नहीं कह सकते, लेकिन वेनेजुएला ने कुछ ऐसी ही हरकत की। क्या किया इन्होंने? अब ये देश है, पावर है इनके पास, नोट छापने का, करेंसी छापने का, नोट छापने में लग गए। अब हम तो नोट छाप नहीं सकते अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो, लेकिन ये तो देश है ना, ये तो नोट छाप सकते हैं। नोट छापने लग गए, दनादन 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 दनादन। लेकिन इसका इंपैक्ट कैसे क्या हुआ? कोई देश अगर इतनी तेजी से नोट छापने लग जाए तो जानते हैं उस देश पर क्या हालत होगा? ये हाल होगा। ये असली नोट हैं जो ये भैया जी सर पे वो लगा के घूम रहे हैं। ये देखो, ये जैसे लिफाफे में हम लोग कागज उबज लपेट के कुछ देते हैं ना, कुछ ये असली नोट लपेटा जा रहा है। मतलब मार्केट में इतना लिक्विडिटी बढ़ गया, मार्केट में इतना असली नोट अवेलेबल है कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। कैसे महंगाई बढ़ गई? ज्यादा नोट है तो महंगाई कैसे बढ़ गई? हाँ समझाता हूं। होता क्या है, मान लो आप एक आईफोन खरीदने के लिए गए, आईफोन मिलता है 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए बड़ा महंगा है, तो कम लोग जाएंगे खरीदने के लिए। मान लेते हैं 10 लोग जाएंगे किसी शोरूम में आईफोन खरीदने के लिए। लेकिन पता चले आईफोन एक नया मॉडल लॉन्च कर दे, सेम फीचर सब कुछ सेम, मात्र 20,000 रुपए का। अब क्या होगा? जहां 10 लोग खरीदने के लिए पहुंच रहे थे, अब 500 लोग पहुंच जाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि 20,000 रुपए का आईफोन मिल रहा है, सबको आईफोन चाहिए। अब आईफोन वाले के पास इतना स्टॉक है नहीं, वो कहेगा मैं तो भैया 200 लोगों को दे सकता हूँ, 500 लोग आ गए। अब वो चालाकी क्या करेगा? वो कहेगा 20,000 का है ना, 25,000 का है ना, मैं इसको 40,000 में बेचूंगा या 50,000 में बेचूंगा। इसी को कहते हैं ब्लैक। सिनेमा हॉल में ब्लैक सुने होगे ना, 100 रुपए का टिकट 200 का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है। क्यों होता है ऐसा?
खरीदने वाले ज्यादा हैं, देने वाले कम हैं। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और चीज जो है चीज क्वांटिटी में कम है। तो ऐसे ही यहां पर नोट इतना अवेलेबल है, हर किसी के पास नोट ही नोट है भैया, हर कोई लखपति करोड़पति है इस शहर इस देश में, लेकिन सामान तो उतना है नहीं। तो सामान क्या होगा, बेचने वाला क्या करेगा, सामान को महंगा करेगा। 100 की चीज 200, 300, 500 में मिलने लग जाएगी। यही हुआ यहां पर। हाँ, अब यही हुआ यहां पे देखो, लिक्विडिटी बढ़ने के चलते 2018 में 13 लाख % महंगाई दर हो गई। जिस महंगाई दर की हम बात कर रहे हैं, भारत में भी 6.21% चला गया है, बहुत ज्यादा है। ये 13 लाख % महंगाई चल गई सरकार की बेवकूफी की वजह से। ठीक, और ये सब आलम होने लग गया। नतीजा क्या हुआ, आप इसको एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1 किलो चिकन 7 मिलियन यानी कि 70 लाख रुपए का हो गया। यानी कि मोटा मोटी आप ऐसे समझो कि एक अंडरवियर भी आपको खरीदने जाना है तो 10-15 लाख रुपए देना पड़े एक अंडरवियर खरीदने के लिए। क्या हाल होगा आपका, सोचो, 10 लाख रुपए का एक अंडरवियर। हालत वही होगी थी इस देश में। तो इतना फर्क पड़ता है कि जब आप कहते हैं ना, मतलब बहुत लोग कहते हैं, हम भी बचपन में कह देते थे, अरे पैसे नहीं है तो सरकार पैसे क्यों नहीं छापती, पैसे छाप करके मार्केट में और लाए, हम लोग के पास ज्यादा पैसा होगा। हाल ये हो जाएगा अगर ज्यादा पैसा, ज्यादा करेंसी आ गया, ज्यादा नोट आ गया मार्केट में तो। ठीक, तो ज्यादा नोट आना ठीक नहीं है, हमारे ही सर पे बात आ जाएगी। 10 लाख रुपए देखो एक अंडरवियर खरीदने के लिए, एक पता चले 1 किलो चावल खरीदना है तो 3 करोड़ रुपए लेके जाओगे 1 किलो चावल खरीदने के लिए। सही कह रहा हूं? ठीक है, यहाँ के बैंक नोट की कीमत रद्दी के भाव बिकने लग गई। जैसा मैंने देखा ये सब रद्दी हो चुका था नोट। अब समझते हैं बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है और क्या क्या ये कर सकता है। भारत में ऐसा कभी नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी आरबीआई की। हाँ, आरबीआई पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था इधर की उधर ना बिगड़नी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से आरबीआई की होती है। ठीक, 1935 में आरबीआई को बनाया गया था और तब ये एक प्राइवेट बैंक की तरह बनाया गया था, लेकिन बाद में 47 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसको आरबीआई सौंपा गया, मतलब इतना बड़ा होता। और शुरुआत में तो पाकिस्तान का भी काम यही कर रहा था, आरबीआई देख रहा था, वहीं का वहां का भी हिसाब किताब। महंगाई आसमान न छुए। वेनेजुएला में जो हुआ भारत में ना हो, इसकी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। हाँ, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई एक कमेटी बिठाती है समय समय पर, हर 2 महीने में इसकी एमपीसी की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये सब चीजें देखा जाता है कि महंगाई का रेट अभी क्या चल रहा है, महंगाई ज्यादा ना चली जाए, महंगाई से ज्यादा कुछ नुकसान वगैरह ना हो। मतलब देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की मॉनिटरिंग पूरी ये मीटिंग में होती रहती है। ठीक, और हर 2 महीने पे ये मीटिंग होती है लगभग, कभी 4 महीने कभी 3 महीने, लेकिन अभी लगभग 2 महीने पे हो रही है। इसके बाद आगे की दिशा दशा क्या होगी, ये सब फैसला यहाँ पे चलता है। और ये जो एमपीसी की मीटिंग होती है, पूरे देश की नजर होती है इस एमपीसी की मीटिंग पर। हम तो, हमारी तो नजर नहीं होती। अरे तुम तो 15,000 महीना कमाते हो, तुम्हारी नजर होगा भी क्या? थोड़ा इनकम बढ़ाओ, थोड़ा देश की इकोनॉमी की जानकारी बढ़ाओ, ये लेकिन होना चाहिए जानकारी। इस एमपीसी की मीटिंग का इंतजार रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बड़ा फैक्ट, ये बड़ा मैटर करता है। रेपो रेट का फर्क क्या पड़ता है हमारे पे, अभी समझाऊंगा, उसके लिए रोको, अभी आगे समझाऊंगा। तो रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा, ये इसका बड़ा इंतजार रहता है, ये इसी मीटिंग में डिसाइड होता है। तो ठीक है, ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा डिटेल में हम समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है, ये बताओ। एमपीसी क्या, रिवर्स रेपो रेट भी कुछ होता है, ये क्या होता है? पहले रेपो रेट समझाता हूं। देखो होता क्या है, बैंक से हम लोन लेते हैं, हम आम आदमी, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी लोन। ये लोन लेने के लिए बैंक के पास पैसा होता है तो बैंक हमारे को पैसा दे देती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि बैंक के पास अगर पैसा कम पड़ गया तो क्या होगा? पता चले 1,000-2,000 करोड़ का लोन चाहिए और बैंक के पास नहीं है, तो बैंक क्या करेगी? तो बैंक जाएगी आरबीआई के पास, आरबीआई से पैसा लेगी उधार। बैंक भी लेती है उधार, बैंक भी देती है कर्जे में। बैंक किससे लेती है? आरबीआई से लेती है। और आरबीआई क्यों देती है? आरबीआई उससे कमाती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे हमने मान लो पर्सनल लोन लिया 10% पर, तो 10% मेरे से बैंक कमा रही है। आरबीआई से जब बैंक लेगी तो बैंक से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट चार्ज क्या है? रेपो रेट। ठीक, रेपो रेट इसी को कहते हैं। और ये रेट है 6.5% फिलहाल। यानी कि आरबीआई बैंक को कितने % इंटरेस्ट पर देगी? 6.5%। अच्छा, हमारा तो पर्सनल लोन का अलग इंटरेस्ट, होम लोन का अलग इंटरेस्ट, कार लोन का अलग इंटरेस्ट होता है।
इनका एक फिक्स इंटरेस्ट है। अब क्योंकि बैंक कार खरीदने के लिए पैसे नहीं ले रही ना, पर्सनल लोन नहीं ले रही ना, घर खरीदने के लिए नहीं ले रही ना, वो तो पैसे का पर्पस एक ही है, आगे देना या बिजनेस बढ़ाना। तो ये रेट इनका फिक्स है, ठीक। एमपीसी क्या होता है मैंने बताया आपको। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बैंक तो लेती है आरबीआई से पैसे, कई बार बैंक के पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, क्या करेगी वो, पैसा पड़ा हुआ है। अब जब आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है क्या करते हो, एफडी में डाल दिए, म्यूचुअल फंड में डाल दिए, स्टॉक मार्केट में डाल दिए, इधर डाल दिए, उधर डाल दिए, किसी को उधार दे दिए। पर्पस क्या है, वो जो पैसा पड़ा है उस पैसे को कहीं लगाओ ताकि कुछ कमाई हो, ताकि कुछ इंटरेस्ट आए। ऐसे ही बैंक के पास भी जब पैसा एक्स्ट्रा फालतू पड़ा रहता है और कोई लोन ना लेने वाला नहीं है, पड़ा हुआ, क्या करती है, उस पैसे को उठा के आरबीआई को दे देती है। मतलब आरबीआई के पास जमा किया और बदले में आरबीआई इंटरेस्ट देती है। मतलब दो चीजें हुई, एक टाइम पे जब आरबीआई पैसा देती है बैंक को तो इंटरेस्ट लेती है, और एक टाइम पे जब आरबीआई पैसा जमा रखती है बैंकों का तो इंटरेस्ट देती है। इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है फिलहाल, ठीक। इतना समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है मैंने समझा दिया। रेपो रेट में बदलाव से क्या होता है, हाँ ये जरा समझिए। रेपो रेट में बदलाव का असर कंज्यूमर लोन पर पड़ता है। कंज्यूमर लोन, हम जो लोन वोन लेते हैं, आपके होम लोन फ्लोटिंग ब्याज इसका कम ज्यादा होता है। मतलब ये समझो कि अगर 6%, 6.5% रेपो रेट है, मतलब आरबीआई चार्ज कर रही है बैंक से, तो उससे तो ज्यादा ही करेगी ना हमसे बैंक, क्योंकि बैंक को भी तो कमाना है। अब बैंक में बीच में हो सकता है 2% रखे, 3% रखे। अगर 6% आरबीआई ले रही है तो बैंक हो सकता है हमसे 8 ले ले, 9 ले ले। लेकिन अगर आरबीआई बढ़ाएगी तो आरबीआई 6 का 7 कर दे तो बैंक भी हमसे 8 का 9 करेगी। आरबीआई 7 का 8 कर दे तो बैंक भी हमसे 9 का 10 करेगी, ठीक है। तो हमारे लिए इंटरेस्ट रेट बैंक ज्यादा लेगी कम लेगी, ये सीधा डिपेंडेंट है कि आरबीआई क्या चार्ज कर रही है बैंक से। आरबीआई जो चार्ज कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम, रेपो रेट, ठीक। हाँ, कितना बढ़िया समझा रहा हूं मैं, नहीं? ठीक है। अब नई कार लेने के लिए, अच्छा एग्जांपल देखो, आप कोविड में रेपो रेट घट गया था, 4% के आसपास आ गया था। तो 4% के आने के वजह से आपने देखा होगा 2020 से 2022 के बीच सड़क पर गाड़ियां खूब आ गई थी, खूब गाड़ियां बिकी उस टाइम पे। रेपो रेट सस्ता कम है ना, तो लोन आदमी को सस्ता मिल रहा है, तो जिनके पास था निकाल के लिए गाड़ियां वाड़ियां। आज के समय 2023 में क्या हाल है, 24 में क्या हाल है, गाड़ियां नहीं बिक रही, महंगा है रेपो रेट, लोन महंगा है। अब ये समझते हैं कि रेपो रेट में बदलाव से होता क्या है। देखो, रेपो रेट में बदलाव का असर सीधा कंज्यूमर लोन पर पड़ता है, यानी कि हम आप जो लोन लेते हैं। अच्छा, वहीं अगर कम होता है तो आपका लोन सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता हो जाएगा तो क्या, ज्यादा लोग लोन लेने लग जाएंगे, और ज्यादा लोग लोन लेंगे तो ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा। ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा आदमी, मॉल में भागेगा है, या कुछ ना कुछ खरीदने के लिए भागेगा, कपड़ा लत्ता, फोन, गाड़ी। इससे दिक्कत क्या होगी मालूम, फिर वही बेंजोला वाली बात पर आता हूँ। आईफोन का ही एग्जाम्पल देता हूँ। आईफोन लाख रुपए का, अभी चूंकि लाख रुपए का है तो 10 लोग जा रहे हैं खरीदने के लिए, ठीक है। आईफोन 50,000 का हो गया तो क्या होगा, 100 लोग पहुंचेंगे। अब जब 100 लोग पहुंचेंगे, इतना माल उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा, 50,000 की चीज का भाव वो 60,000 करेगा, 70,000 करेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी चचा। यानी कि लोन अगर सस्ता हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, सीधे शब्दों में ये समझो। हम कहते हैं ना, लोन सस्ता मिले, लोन सस्ता मिले, लोन सस्ता मिले, महंगाई बढ़ जाएगी इससे। सारी चीजें घूम के ना इंटरडिपेंडेंट है। हम सोचते हैं लोन हमको सस्ता मिले तो फायदा होगा ना, आज फायदा हो जाएगा, 2-3 महीने बाद नुकसान आप ही को होने लग जाएगा, क्योंकि 100 की चीज 150 मिलने लग जाएगी आपको। तो लोन सस्ता होने का क्या फायदा, तो आप कहोगे तो फिर लोन महंगा होना चाहिए था। नहीं, लोन महंगा होना भी ठीक नहीं है। देखो, हमेशा ये बैलेंस है, कभी सस्ता होगा कभी महंगा होगा। क्यों? क्योंकि लोन अगर सस्ता नहीं होगा तो बड़े बड़ी कंपनी वाले जो हैं, जिनको 1,000 करोड़ 2,000 का लोन चाहिए देश में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, बड़े बड़े प्लांट लगाने के लिए, टाटा जैसी कंपनी को नैनो का प्लांट लगाने के लिए, इनको बड़े बड़े लोन चाहिए। इनको अगर महंगा लोन मिलेगा तो टाटा नैनो जो आपको लाख रुपए 1.5 लाख की मिल रही थी वो 5 लाख की मिलती, समझ रहे हो? तो इनको सस्ता लोन भी चाहिए। कभी देश में सस्ता लोन होता है, कभी महंगा लोन होता है। अच्छा, हर समय महंगा लोन भी नहीं होना, ठीक है। हर समय महंगा लोन होगा तो इनको, जो नैनो की बात बताई, नैनो लाख का नहीं, वो 5 लाख का मिलता। सस्ता लोन होगा तो सस्ता लोन की वजह से सबके सब खरीदारी करने पहुंच जाएंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो चीजों का भाव बढ़ जाएगा।
सिंपल सी बात है ना, आप कोई चीज बेच रहे हो, OLX पे ही डालते हो कोई चीज, पता चले आप कोई क्या बेच रहे हो, मान लो कोई टीवी बेच रहे हो और टीवी 10,000 का बेच रहे हो, लेकिन आपको पता चला OLX पे ऐड डालते ही 50 लोग आ गए टीवी खरीदने के लिए, अब आप क्या बोलोगे? अरे लगता है मैं सस्ते में दे रहा हूं, तुरंत टीवी का प्राइस करोगे 15,000, हो गई चीज महंगी। जब ज्यादा लोग खरीदने आएंगे तो चीज महंगी होगी, महंगाई बढ़ना इसी को कहते हैं। ठीक, अब रिवर्स रेपो रेट मैं समझा चुका हूं, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव से क्या होता है। अब ये समझो, इसके बदलाव से भी आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, पैसा कितना है मार्केट में। अगर आरबीआई अच्छी दर देगा तो बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रखेंगे। मतलब आरबीआई अगर ज्यादा इंटरेस्ट देगा बैंक को, कि बैंक को बोलेगा तुम हमारे पास पैसा रखो, हम तुमको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक ज्यादा रखेगी आरबीआई के पास। इससे एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट से बाहर हो जाएगी और महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि बैंक जो हर किसी को लोन दे रहा था, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ईएमआई पे ले लो, ये ले लो, वो कहेगी नहीं नहीं रुको 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 रुको, थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं, तुमको लोन चाहिए तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और पैसा ना दे करके वो आरबीआई पे रख देगी। ठीक, क्योंकि उसको कमाई उधर से हो रही है। तो लोन ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा तो लिक्विडिटी नहीं बनेगी, पैसा मार्केट में कम जाएगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। समझा पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं? पक्का समझ में आ रहा है? कोई सवाल? ठीक है, तो कमेंट करो अभी। ठीक है, शाम को करोगे? ठीक है, आप लेकिन शाम को नहीं करना, आप तो अभी देख रहे हो तो शूट कर रहा है आदमी। महंगाई नियंत्रण, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। कैसे बढ़ जाती है महंगाई, लोन सस्ता कैसे हो जाता है, मार्केट में पैसा आ जाता है, कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये सब तो मैं समझा चुका हूं आपको। इन्फ्लेशन, महंगाई, अच्छा ये एक ऐसे एरो करके आपको समझा दिया। लोन रेट डाउन हुआ, लोन रेट का मतलब लोन का इंटरेस्ट रेट अगर डाउन हुआ। मोर एक्सेस टू मनी, मतलब आप ज्यादा पैसा ले लोगे, मतलब लोन पता चले आपको 5% पे पर्सनल लोन मिल रहा है, तुरंत हाँ भी बोलोगे अरे भैया हमको 2-3 करोड़ का लोन दे दो। मिलेगा नहीं मिलेगा वो देख लेना, आपकी कमाई पे डिपेंड करता है। ठीक, कंज्यूमर स्पेंडिंग, आदमी ज्यादा चीजें खरीदेगा, पता चले एक आईफोन अपने लिए खरीदना था, वो परिवार के लिए 5 आईफोन ले आए, बीवी के पास भी आईफोन, बेटे के पास भी आईफोन, मम्मी के पास भी आईफोन, पापा के पास भी आईफोन, पता चले नौकरानी को भी एक आईफोन गिफ्ट। ठीक, तो ये चीज हो जाएगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो आईफोन वाला क्या कहेगा, अरे ये सरवा 5-5 लोगों को एक फैमिली में 5-5 आईफोन जा रहा है, तो आईफोन की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, वो आईफोन की कीमत बढ़ा देगा। रिच कैन अफोर्ड, जब चीजों की प्राइस बढ़ेगी तो आप फिर अफोर्ड कर नहीं पाओगे, तो फिर जो अमीर लोग हैं वो आएंगे, हम खरीदेंगे। वो रोल्स रॉयस कौन खरीदता है? हम आप थोड़ी खरीद रहे हैं, वो जो अमीर लोग हैं वही खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस की स्टार्टिंग 4 करोड़ से है, हमको वो गाड़ी चाहिए जिसकी स्टार्टिंग 4 लाख से हो। ठीक, एक्सेस टू मनी, उनके लिए एक्सेस टू मनी बढ़ जाएगा। पुअर सफर, गरीब लोग, हम आप जैसे लोग सफर करेंगे। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे हमको गरीब कैसे बोल दिया तुम, पता है तुमको कितना गाड़ी है हमारे पास? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा, मतलब सबको बोल रहा हूँ, कोई गरीब होगा तो ठीक है, नहीं आप अमीर हो, पक्का अमीर हो, मान लिया मैंने। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल बाय आरबीआई। हाँ, एक सिनेरियो ऐसे समझा देता हूँ, अभी डोनाल्ड चचा की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, ध्यान से समझिएगा कि डोनाल्ड चचा ने कैसे हाहाकार मचा दिया हमारे देश में, और हमारी और आपकी जेब पर कितना भारी असर पड़ सकता है चचा की वजह से, वो भी समझेंगे अभी। एक सिनेरियो ये है कि रेपो रेट, सर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, उससे क्या होगा? बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बैंक को महंगा दे रही है। उससे क्या होगा? कंज्यूमर कम लोन लेंगे क्योंकि महंगा मिल रहा है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग घटेगी। पता चले टाटा नेक्सॉन में लेने का प्लान कर रहा था इसी साल, लेकिन इंटरेस्ट बहुत महंगा मिल रहा है, तो मैं अगले साल लूंगा, इस साल नहीं लूंगा। ठीक, स्पेंडिंग घट गई, डिमांड घट गई, नेक्सॉन मेरे घर में आना था, शोरूम में ही रह गया वो। ठीक, मार्केट प्राइस घटा, ठीक है, प्राइस घटेगा, नेक्सॉन वाले क्या करेंगे? अरे भैया 10 लाख का नहीं 9.5 का ही दे दो, 8 का ही दे दो, निकले तो सही, शोरूम में पड़ा हुआ है, प्राइस घटेगा। लिक्विडिटी, मनी फ्लो घटेगा, मार्केट में पैसा कम रहेगा, नेक्सॉन वाले के पास भी नहीं है, अपने पास तो वैसे नहीं क्योंकि हमको लोन नहीं मिला, नेक्सॉन वाले के पास भी नहीं क्योंकि उसको हम खरीदने नहीं गए वहां पर। दूसरा सिनेरियो क्या है? रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया। रिवर्स रेपो रेट कौन सा वाला जो भी बताया था, जिस पर आरबीआई पैसा रखने का इंटरेस्ट देती है बैंक को, उसको रिवर्स रेट। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया आरबीआई ने तो बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन सरप्लस मनी, ज्यादा पैसा खाना, ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लग गया तो बैंक
लोन वोन के चक्कर में फंसने के बजाय सीधा उसको दे देगी। अब आप कहोगे अरे भैया लोन के लिए तो 10% ले रहे हैं, सरप्लस ये रिवर्स रेपो रेट तो 3% पे। लोन में बहुत सारी सरदर्दी भी होती है। पैसा लिए 1000 करोड़, पता चले विदेश भाग गए, है कंपनी बंद करके, माल्या आल्या लालिया कोई निकल गया तो फंस गया ना पैसा, वो सब भी सिरदर्दी है। फोन बंद करके बैठ गए आप, दुबई भाग गए आप, तो लोन में एक सिरदर्दी भी है। तो बैंक को अगर ज्यादा रिवर्स रेपो रेट मिलता है तो कहते हैं अरे सिरदर्दी को मारो गोली, थोड़ा उधर दे देते हैं आरबीआई को। ठीक, इंटरेस्ट ऑन सरप्लस मनी अट्रैक्टिव देन लेंडिंग मनी। पैसा उधार देने के बजाय ये अट्रैक्टिव है कि आरबीआई को पैसा जमा कर दो। कंज्यूमर नो सरप्लस मनी फॉर लेंडिंग, कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है क्योंकि कस्टमर को लोन नहीं मिल रहा। बैंक पैसा देकर के बैठी है आरबीआई को, लोन की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, लिक्विडिटी मनी फ्लो भी घट जाएगी। ठीक, ये 2 सिनेरियो मैंने आपको समझाए। समझ आया पूरी बात? कुछ ना समझ में आया तो बताओ, कमेंट कर दोगे ना? हाँ कमेंट कर देना। अरे कमेंट करके बताते हो आप लोग तो मुझे समझ में आता है कि मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि अगली चीज ये वाली चीज समझाऊंगा कि पिछला वाला मैंने बहुत अच्छा समझाया। और कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। ऐसा लिख के बताओ, मजा आ गया, आज तक किसी ने ऐसा नहीं समझाया था और आज समझ में आया पहली बार। ये भी उंगली दिखा रहे हैं हाँ, तो इनके उंगली दिखाने का पर्पस अलग है। ये उंगली दिखा रहे हैं कि तुम इंडियंस, तुम्हारी मैं वाट लगाने वाला हूं। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, ये मजाक कर रहा हूं। लेकिन क्या पता इनकी कुछ गतिविधियों से हमारी वाट लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ है क्या, समझते हैं इसको। आओ समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप और डॉलर का असर। पहली चीज तो ये समझो, डॉलर का असर भैया, जब से ट्रंप चाचा आए हैं, ये ट्रंप चाचा को मैं थोड़ा सा विजुअलाइज ऐसे करता हूं। ओ मोहल्ले में जब हम लोग बचपन में खेलते उलते थे ना, तो हर मोहल्ले में कोई एक ऐसा चाचा होता है जिसको हमारे खेलने से बड़ी तकलीफ होती है। ग्राउंड में खेल रहा है, घास खराब हो रहा है उसका शीशा टूट जाएगा, है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। बच्चे लोग को डराता रहता है, भगाता रहता है। अच्छा, वो चाचा इतना खतरनाक होता है कि आपके हमारे माँ बाप भी उसको कुछ नहीं कहते। थोड़ा दबदबा वाला चाचा है, पता चला इससे उलझेंगे तो ये हम ही को लपेट देगा। तो हर मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में भी चाचा ऐसा था क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारे तो था, अब है कि नहीं पता नहीं। तो ऐसे चाचा होते हैं हर मोहल्ले में। तो ये वो चाचा है, ये हैं यूएस के, लेकिन पूरी दुनिया इनसे ऐसे डरती है। क्यों डरती है? ये अपने देश के लिए तो बहुत बढ़िया है और ये कहते भी अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका को बढ़ाएंगे, बाकी का पता नहीं, लेकिन अमेरिका को तो पक्का बढ़ाएंगे। अब ये अमेरिका बढ़ाने के चक्कर में होता का नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान हो जाता है अभी समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप और डॉलर का असर देखो, जब से ये आए हैं पूरी दुनिया को ये समझ में आया कि ये आदमी अमेरिका फर्स्ट पर काम करता है, मतलब अमेरिका को ग्रो कराना इसकी प्रायोरिटी है। तो डॉलर का भाव, जो कि अमेरिका की करेंसी है, उसका भाव बढ़ गया। अब उसका भाव बढ़ने से हमारा भाव गिर गया, हमारे रुपये का भाव गिर गया। कैसे गिर गया? हाँ ये समझाता हूं, पहले कुछ और समझा दूं। देखो, ये 47वें प्रेसिडेंट बने हैं। ट्रंप के आते ही डॉलर स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हुआ है, भाव बढ़ गया उसका। रुपया अपने न्यूनतम पर पहुंच गया है, मतलब रुपया यूं और डॉलर यूं, हाल ये हो गया है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के रहते रुपया और गिर सकता है। कौन कह रहा है ये? हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना गिर सकती है? 8 से 10% हमारा रुपया और गिर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो? समझाता हूं। अभी लगभग 84 रुपीज, 84 रुपए का एक डॉलर है। यानी कि हमको कोई चीज डॉलर में खरीदनी है तो 84 रुपए हमको देना पड़ेगा एक डॉलर लेने के लिए। अब आप कहोगे हम क्यों डॉलर खरीदेंगे? समझाता हूं। डॉलर हमको खरीदना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली भले ही नहीं जाके खरीद रहे हो, लेकिन हमारा देश खरीदता है। क्यों? समझाता हूं। पहले ये समझ लो, एक डॉलर अगर हमको खरीदना है तो 84 रुपए हमको देने पड़ेंगे। ये बोल रहे हैं 8 से 10%। 10% बढ़ गया तो मतलब समझ रहे हो, आज जो हमको 84 रुपए देना पड़ रहा है, कल 94 रुपए, 92 रुपए या 95 रुपए, या और बढ़ गया तो और ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब एक चीज आप अगर 100 रुपए की खरीद रहे थे, अब उसी को खरीदने के लिए 110 देना पड़ेगा। 10% भाग गया तो अब सवाल उठता है, क्यों खरीदेंगे हम डॉलर? नहीं खरीदना है हमको डॉलर, हमारा रुपया बहुत बढ़िया है। ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। आप हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमारा देश तो खरीदेगा डॉलर। क्यों? आओ, महंगे डॉलर का असर क्या है? भारत अपनी जरूरत की काफी सारी चीजें इंपोर्ट करता है। अब जैसे क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लो। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल, 80% तो बाहर से इंपोर्ट होता है हमारे देश में। अब 80% जब बाहर से इंपोर्ट हो रहा है
तो हम बाहर मान लो हमको जिस देश से खरीदना है, और डॉलर, ये अमेरिका इतना पावरफुल है कि ज़्यादातर देशों में डॉलर चला रखा है इसने, तो डॉलर वैसे ही बहुत सारे देशों में। अब उस देश में हमको खरीदना है, तो मेरा रुपया देंगे गांधी जी वाला, तो क्या करेगा, फाड़ के फेंक देगा ना, उसको चाहिए नहीं, तो उसको चाहिए डॉलर। तो हम क्या करेंगे, बीच में कन्वर्ट करा करके रुपया का उसको डॉलर देंगे। अच्छा, उसको मान लो हमको $100 देना है, तो क्या 100 रुपया बराबर $100? नहीं, $100 करने, $1 के लिए हमको 84 देना है अभी, $1 के लिए, तो 100 × 84 कर लो, उतना देना पड़ेगा हमको, ठीक, क्रूड ऑयल लेने के लिए। अब ये और अगर महंगा हो गया डॉलर, तो सर आज जो आप चिल्लाते रहते हो ना, 100 रुपया हो गया पेट्रोल, इतने रुपये डीजल, कल और चिल्लाओगे, और महंगा होगा, फिर कहोगे ये मोदी गवर्नमेंट का हमको पता था महंगाई बढ़ा रही है, या कांग्रेस वाले कोई है तो है, कांग्रेस महंगाई पर, जो भी मोदी कांग्रेस जो करना करो। लेकिन सिनेरियो ये होता है, मोदी कांग्रेस के हाथ में नहीं है ये सब इनके हाथ में है। भैया डॉलर अगर बढ़ा तो रुपया तो गड़ेगा ही, गिरेगा ही, ठीक। डॉलर महंगा, महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, खुदरा महंगाई को बढ़ाता है, क्योंकि सामान की ट्रांसपोर्टिंग भी बढ़ जाती है। अब ये तो क्रूड ऑयल का मैंने एग्जांपल दिया, सिर्फ एक चीज नहीं इंपोर्ट करते हम, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हमको वहीं से चाहिए। हर चीज में डॉलर लगता है सर, हर चीज में डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो आप जो भी कह रहे थे कि हमको डॉलर से क्या मतलब, हम नहीं खरीदेंगे डॉलर, खरीदना पड़ेगा डॉलर, नहीं तो देश नहीं चलेगा। फुटफुटिया जो चलाते हो बाइक या कार, नहीं चला पाओगे, डॉलर नहीं खरीदोगे तो खरीदना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टैरिफ वॉर, ये वर्ड सुना है कि टैरिफ वॉर? नहीं सुना तो कोई नहीं, ये बड़ा अभी पॉपुलर चल रहा है, और समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर लोगों को पक्का नहीं पता होगा। टैरिफ का मतलब ऐसा आप समझो, कोई चीज जब हम किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, जैसे मैंने आईफोन की फोटो लगा रखी है, आईफोन कौन से देश की कंपनी है? यूएस का, अमेरिकी कंपनी है। वहां से हम मंगाते हैं आईफोन अपने यहाँ पर, वहां पे जो आईफोन 1 लाख रुपए का मिलता है, हमारे यहाँ पे 1.5 लाख का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार उस आईफोन पर टैक्स लगाती है, कहती है आईफोन हमारा नहीं है, हमारे देश में नहीं बना है, अरे कोई विदेशी बनाया है, बाहर से आ रहा है, ठीक है इस पर लगाओ टैक्स। तो लाख रुपए का आईफोन हमको पड़ा 1.5 लाख का। अब इससे वहां की गवर्नमेंट क्या सोचेगी, अरे इंडिया में हम 1 लाख का आईफोन बेच रहे हैं, ये लोग अपने यहाँ पे 1.5 लाख कर दे रहे हैं, बहुत चालाकी बतिया रहे हैं ये। उनको बुरा लगेगा ना ये चीज। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि लाख की चीज यहाँ जब 1.5 लाख मिल रही है, तो खरीदने वाले बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे घटेंगे? क्या होगा? लाख की चीज वहां है, हमारे यहाँ 1.5 लाख की मिल रही है, तो खरीदने वाले ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे ना। तो जब हमारे यहाँ उसको खरीदने वाले कम होंगे, तो उनका धंधा कम हुआ कि नहीं? अमेरिकी एप्पल का जब उनका धंधा कम हुआ, तो वो अपनी सरकार को बोलेगी देखो ये इंडिया देखो बहुत गलत काम कर रहा है। अच्छा, उनकी सरकार को पता है कि ये मेरे चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, हमारे देश की चीज पर, कल को तुम अपना कुछ लेके आओ मेरे यहाँ पर, बताता हूं तुमको। तो जब हमारी चीज हम लेकर के जाएंगे अपना साड़ी उड़ी बेचने के लिए वहां पर, वो क्या करेगा? ला, इस पे लगाएंगे हम टैक्स। तुमने हमारे आईफोन पर लगाया, तुम्हारा साड़ी पर लगाएंगे हम। तो इसी को बोलते हैं टैरिफ। अब ये टैरिफ वॉर हो गया। वॉर क्यों हो गया? तुमने मेरा बढ़ाया, मैं तुम्हारा बढ़ाऊंगा। तुमने मेरी चीज अपने देश में महंगी की, मैं तुम्हारी चीज अपने देश में महंगी करूंगा। अच्छा, इससे होता क्या है असर? इससे क्या होता है, जब कोई बाहर की चीज हमारे देश में आके महंगी मिलती है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं? अरे कोई देसी चीज खरीद लेते हैं। वो तो चलो हमारे देश का माइक्रोमैक्स और लावा उतना कैपेबल नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो इसीलिए हमको सैमसंग और आईफोन लेना पड़ता है। अगर हमारा माइक्रोमैक्स और लावा बहुत बढ़िया होता तो हम काहे को उनका चीज लेते? मजबूरी है हमारी, वो तो सिनेरियो अलग हो गया। लेकिन कोई चीज ऐसा समझो कि बाहर से मेडिसिन आती हैं, अंग्रेजी मेडिसिन, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक कोई दवाई इतनी पावरफुल है जो हमारे देश का है, तो हम नहीं खरीदेंगे ना मेडिसिन वहां की। वो आयुर्वेदिक चीज सस्ता भी है, ज्यादा पावरफुल भी है, तो मैं यहाँ की चीज खरीदूंगा। तो जब बाहर की चीज हमारे देश में महंगी मिलती है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम लोकल बनी हुई चीजों को खरीदें। तो इससे क्या होता है, बाहर की चीज का सेल अपने यहां और घट जाता है, ज्यादा टैक्स लगने से और घट जाता है। इसी को कहते हैं टैरिफ वॉर। तो ट्रंप चाचा अब देख रहे हैं अपना चश्मा चढ़ा करके, कौन कौन देश बैठा है जो मेरे सामान पर अपने यहाँ लगा रहा है टैक्स एक्स्ट्रा। तुम आओ बेटा हमारे यहाँ पे, लगाते हैं हम तुम्हारा सामान पे टैक्स। ये चल रहा है। ठीक, सही समझा पा रहा हूं? समझ में आ रहा है? परफेक्ट। अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप दुनिया के देशों पर भारी टैरिफ लगाने वाले हैं, लगाने की बात कर रहे हैं। क्यों? मैंने बताया। उनका मानना है कि अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंडस्ट्री को बचाने के लिए यह जरूरी है। क्यों जरूरी है?
क्योंकि अगर अमेरिका में जाने वाली हमारी कोई साड़ी का ब्रांड अमेरिका जा रहा है, वहाँ बिक रहा है और उस पर अमेरिका ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो वहाँ लोकल लोग क्या करेंगे? वो साड़ी खरीदने के बजाय अपना ही कोई साड़ी सूड़ी बना करके बेचने लग जाएंगे। तो वहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिला, वहाँ लोकल लोगों का ग्रोथ ज़्यादा हुआ। और अमेरिका यही चाहेगा, कोई भी देश ये चाहेगा कि अपने लोगों की ग्रोथ ज़्यादा हो। यूएस अपने इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाता है तो वहाँ एक्सपोर्ट करने वाले देश जैसे भारत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये समझा दिया मैंने। हाई कॉस्ट हाई प्राइस कंज्यूमर में लुक फॉर चीपर प्रोडक्ट। लावा वाला एग्जांपल दिया मैंने, मतलब लावा तो चलो एलिजिबल नहीं है, उस लायक नहीं है, तो बाहर की चीज़ अगर कोई महंगी मिलती है हमारे देश में तो हम क्या करेंगे? अपने देश की चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एक्सपोर्ट होने वाली कंपनियों का धंधा मंदी में आ सकता है। मतलब हम जो साड़ी वहाँ भेज रहे हैं वो साड़ी ज़्यादा महंगा वहाँ बिकेगा, वहाँ सेल घटेगा, तो हम क्या करेंगे? हमको सस्ता करना पड़ेगा माल, अपना प्रॉफिट मार्जिन घटाना पड़ेगा, तो हमारे लिए मंदी आ सकती है। भारत में आने वाले डॉलर में जहाँ कमी आएगी वहीं डॉलर भी लगातार मजबूत होता रहेगा। अच्छा, ये क्या लाइन का मतलब हुआ? भारत में जहाँ डॉलर में आने वाली कमी होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं, सिर्फ इंपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं से थोड़ी खरीद रहे हैं, अपना माल भी तो हम बाहर भेज रहे हैं ना, यूएस में। तो उसमें क्या होगा? अब उसमें कमी आ जाएगी, ज़्यादा चीज़ हम नहीं बेच पाएंगे, डॉलर और मजबूत होता चला जाएगा। ठीक, लॉन्ग टर्म में महंगाई और ब्याज दर पर प्रेशर बना रहेगा और आरबीआई पर लगातार लॉन्ग टर्म में प्रेशर बना रहेगा भैया। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दिक्कत आई, टैरिफ वॉर ऐसा कुछ हुआ तो ये आरबीआई का सर का दर्द है। महंगाई फिर ऊपर नीचे होगी, फिर आम लोगों रोएंगे भैया महंगाई बहुत बढ़ रही है, ठीक करो। ठीक है ना? देखो चीजें कितनी इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। और मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूँ, एकदम बढ़िया समझा पा रहा हूँ। सही? कमेंट करो जल्दी करो। ठीक है, आरबीआई ने अभी तक क्या किया है, ये भी तो जरूरी है। अभी तक क्या किया जा रहा है ये बताओ। ठीक है, पिछले एमपीसी की बैठक में, एमपीसी क्या, वो जो मीटिंग होती है जहां रेपो रेट वगैरह डिसाइड होता है हर 2 महीने पे, ये वो वाला एमपीसी है। एमपीसी की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया अभी तक। ठीक, पिछला वाला जो हुआ था 6.5 ही रखा है अभी। फरवरी 2023 के बाद रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फरवरी 2023 के बाद फिलहाल देश की महंगाई मैनेजेबल है। आप कहोगे इतना वैसे ही बढ़ा के रखे और मैनेजेबल है, ठीक है, मैनेजेबल बोल दिया। इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर आरबीआई पॉजिटिव है, होना ही पड़ेगा इनको। फाइनेंशियल ईयर 2025 की जीडीपी का फोरकास्ट भी 7.2% मेंटेन किया गया अभी तक। लेकिन अगर रुपये में ऐसे ही गिरावट आई तो महंगाई ने भी अपना सर उठाया तो आरबीआई रेट्स में बदलाव करेगा। रुपये में ऐसे ही लगातार गिरावट आती रहेगी तो महंगाई और बढ़ेगी, तो आरबीआई को रेपो रेट में फिर करना पड़ेगा कुछ। ठीक, फिलहाल तो आरबीआई वेट एंड वॉच के मोड में भी देख रहा है क्या चल रहा है, चाचा जी हमारे क्या कर रहे हैं, वहां से ऐसा उंगली दिखा के किस पर उंगली दिखा रहे हैं, वो सब भी देखा देखी चल रहा है। आरबीआई की अगली मीटिंग दिसंबर 24 में है, यानी कि अगला महीना जो दिसंबर 24 आने वाला है। अब उसमें देखो रेपो रेट का क्या होता है। अब समझ में आया रेपो रेट का सीधा असर हम पर कैसे होता है। चाचा जो वहाँ राष्ट्रपति बने हैं लेकिन हमारे देश के लोग कैसे डगमगा रहे हैं, उसका कारण समझ में आया। ठीक है, तो अगर आपको मजेदार में समझा पाया आज तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्या मजेदार समझाया। आज तक ऐसी चीज को समझा ही नहीं पाया। अच्छा, आगे भी मैं कुछ ऐसे सेशंस लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, फाइनेंस इकोनॉमी को आम लोग समझ पाए, मेरा एजेंडा ये है। उनको समझाने के लिए इकोनॉमिकल कुछ और ऐसे सेशंस में लाने वाला हूं, कुछ और ऐसे वीडियोस करने वाला हूं। और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो कि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमको चाहिए और ऐसे सेशंस, ताकि हम इकोनॉमी के बारे में सीख पाए, जान पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।